हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एग्जाम स्टैटिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आर्यन भाटी एक बार फिर से आपके सामने एक बहुत ही अच्छी और शानदार सामान्य हिंदी की क्लास के साथ हूँ। बीएसटीसी के अंदर लगभग कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है और विभिन्न बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हुए हम यहाँ पर जो है एक प्रश्न बैंक शुरू करने जा रहे हैं, जिनको आप ध्यान से देखना और हर प्रश्न को बड़े ध्यान से और गौर से देखना है। उसका उत्तर कैसे हम निकालते हैं और उसका सही उत्तर क्या होता है, वहां तक हम पहुंचने के लिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न कैसा आने वाला है, देखिए। बीएसटीसी का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो अब धैर्य बनाए रखें, अपना धैर्य खोए नहीं, क्योंकि जिंदगी के अंदर हर चीज का बदलना तय होता है। जिंदगी के अंदर हर चीज का बदलना तय होता है। किसी का दिल बदलता है तो किसी के दिन बदल जाते हैं, तो अपन को दिन को बदलना है। देखिए, अच्छी तैयारी के साथ में हमें यहाँ पे आगे आना है। तो हमारा प्रश्न कैसे आने वाला है, उस प्रश्नों की ओर हम चर्चा करेंगे, ध्यान करेंगे। देखिए, मुझे गाली देने पर खाली जगह हुई रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त शब्द है। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो वाक्य आया हुआ है उसके खाली जगह के अंदर अपन को क्या भरना है, ठीक है ना। तो मुझे गाली देने पर क्या होती है, किसी को यदि हम गाली देते हैं और किसी को हम अपशब्द बोल देते हैं, तो उसके बाद जो मन में विचार आता है उसको हम क्या कहते हैं, गलानी कहते हैं। क्या कहते हैं, गलानी। तो इसके अंदर जो है आएगा गलानी शब्द आएगा। इसी प्रकार से अपन को यहां पर खाली स्थान की पूर्ति करना है। गलानी, ठीक है ना, गलानी यानी किसी भी को गाली देने के बाद मन में जो ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, उसको क्या कहते हैं, गलाने कहते हैं। संकोच, लज्जा और पीड़ा। लज्जा होती है किसी को ऐसा काम करने के बाद मन में उत्पन्न एक इस प्रकार का विचार होता है, उसे हम लज्जा कहते हैं। या किसी को है, या किसी के प्रति अपन के मन में जो एक संकोच का भाव होता है, उसे हम लज्जा कहते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा आने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी यहां पर अपन को देखना है कि आ उपसर्ग का प्रयोग कहां नहीं हुआ है। आ जन्म के अंदर आ उपसर्ग का प्रयोग बिल्कुल हुआ है, और आकंठ के अंदर भी आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहां पर आ और जन्म शब्द बना है, उसी प्रकार से आकंठ के अंदर भी आ उपसर्ग लगा है और कंठ अपन का मूल शब्द बन गया है। आकाश और आधुनिक ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिसके अंदर आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहां पर आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि काश, आ उपसर्ग निकाल देने के बाद काश में मूल शब्द अपन का नहीं बचता है, और आधुनिक के अंदर जो इक अपन का क्या लगा है, इक प्रत्यय लग करके आधुनिक शब्द बना है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आकाश और आधुनिक दोनों के अंदर आ उपसर्ग का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। चले अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखो। असत्य को पहचानना है, यानी यहाँ पर जो गलत उत्तर है उसको अपन को पहचानना है। गलत वाक्य इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए। अमुख सामने आ रहा है, केवल आ उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अतल केवल ए प्रत्यय से निर्मित शब्द है। अवैधान उपसर्ग तथा संधि प्रक्रिया से निर्मित शब्द हैं। और व्यंजित मूल शब्द में उपसर्ग है और प्रत्यय दोनों का योग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अपन को देखना है, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल एकदम ठीक है। असत्य क्या है, अतल। अब यहाँ पर केवल ए प्रत्यय से इसका निर्माण नहीं हुआ है, ए प्रत्यय और मूल शब्द है तल, अतल, ठीक है ना। मूल शब्द तल है इसके अंदर, तो यहाँ पर मूल शब्द का जिक्र नहीं है, इसलिए ये जो है 2 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल असत्य होगा। चले आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। इसी प्रकार के शब्द आपके एसटीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीएसटीसी का एग्जाम होगा, उसमें इस प्रकार हिंदी का सवाल आपके सामने होंगे। देखना आप कि निम्न में से शुद्ध शब्दों को पहचानना है। वर्तनी संबंधी, शुद्धि संबंधी सवाल आपके अच्छी तरीके से आएंगे और उसको ध्यान से अपन को देखना है। जैसे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है पंतजलि। अब पंतजलि यहाँ पर शुद्ध कैसे लिखा जाता है, पंतजलि। पंतजलि शब्द इस प्रकार से शुद्ध होगा। उसी प्रकार से अपन को देखना है निस्वार्थ। अब निस्वार्थ का शुद्ध क्या होगा, निविसर्ग स्वार्थ, ये हो जाएगा निस्वार्थ, ठीक है ना। अब यहाँ अद्व्यापतन, पानत और अतिशयोक्ति, अतिशय, अतिशय, अतिशयधन, उक्ति,
अतिशयधन उक्ति, ये हो जाएगा अतिशयोक्ति। तो ये जो है दोनों शब्द यहाँ पर बिल्कुल सही है, सी और डी। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। कहीं पर अतिशयोक्ति ऐसे लिखा आता है अतिशयोक्ति, ये यहाँ पर अशुद्ध माना जाता है, इसको भी अपन को एकदम ध्यान रखना है। ऐसा शब्द बार बार पूछा जाता है अतिशयोक्ति का, तो ये शब्द बिल्कुल गलत है। अतिशयोक्ति में से पूरा आता है, अतिशयधन उक्ति यानी जो बड़ा चढ़ा करके जिसमें बात कही जाती है, उक्ति यानी कथन कहा जाता है, उसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं। तो इसके अंदर सी और डी ऑप्शन एकदम आपका सही होगा। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, किस वर्ग में सभी शब्द बादल के पर्यायवाची नहीं है। यहां मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बादल का पर्यायवाची शब्द समझने के क्या ट्रिक्स होते हैं। तो यहां अपन को समझना है कि जो है शब्द के पीछे, यानी शब्द के पीछे यदि दे लगा दें, पानी के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उसके पीछे यदि हम दे लगा दें तो ये शब्द किसके बन जाएंगे, ये शब्द बन जाएंगे आपके बादल के। किसके बन जाएंगे, बादल के बन जाएंगे। तो यहाँ पर अपन को देखना किस क्या है, शब्द के पीछे दे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, पानी को आपको पर्यायवाची शब्द याद है तो आसानी से वहां पर आप सही कर सकते हो। जलद, वारिद, पयोद, जलज, अम्बुद, नीरद, पयोद, वारिद, जलद, और इसमें सब में दे लगा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर जय लगा हुआ है। ठीक है ना, और जय किस का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी पीछे जय लगने से जय, जैसे अपन का हो जाएगा जल ज, नीर जय, वारी जय और तोय जय। अब जय लगते ही जय यानी पानी के अंदर जन्म कौन लेता है, अर्थात कमल। तो ये किसका पर्यायवाची बन जाएगा, जय लगते ही किसका बन जाएगा, आपके पानी का नहीं होकर के ये किसका, जल का, कमल का बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन को बादल का पूछा गया है, तो यहाँ पर दोनों तो बादल के हैं, अम्बुद और नीरद, परंतु पयोद इसका पयोज नहीं है। ठीक है ना, यह यहाँ पर आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा आपके सामने कि मान शब्द का अर्थ है सम्मान, यानी मान शब्द का अर्थ आपको सम्मान दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ घमंड हो जाता है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका उत्तर अपन को क्या है, पहले प्रश्न को समझना है कि मान शब्द है, मान यानी इज्जत या प्रतिष्ठा, उसका अर्थ होता है सम्मान, इज्जत या प्रतिष्ठा। उसमें यदि अपन जो है उपसर्ग लगा दें, उपसर्ग लगा देने से इसका अर्थ बन जाता है घमंड। अब कौन से शब्द के आगे हम उपसर्ग लगाएंगे जिसका अर्थ हो जाएगा घमंड, तो यहाँ पर है देखो सम्मान, अप अनु, यहाँ पर होगा अभिमान। क्या हो जाएगा, अभिमान। अभिमान शब्द के पीछे ये यहाँ पर उपसर्ग, मान के पीछे उपसर्ग लगा देने से कौन सा इसका अर्थ हो जाएगा, ये अर्थ हो जाएगा इसका घमंड यानी अभिमान। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पर मान शब्द को ध्यान रखना, मान शब्द का अर्थ होता है सम्मान, और इनके आगे यदि हम यहाँ पर उपसर्ग लगा दे अभी, तो इसका अर्थ बन जाएगा घमंड। तो इसको भी अपन को अच्छी तरीके से ऐसे सवालों को देखना है, उपसर्ग संबंधी सवाल आएंगे। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्न में से किस वर्ग में शब्द का अर्थ सही नहीं है। यहाँ पर आगे जो है आपके पर्याय दिए हुए हैं, इधर शब्द दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे देखना है कि किस शब्द का अर्थ यहाँ पर सही नहीं है। मेघ का अर्थ बादल होता है, बिल्कुल सही है। ध्रुव का अर्थ पूंछ होता है, बिल्कुल सही है। सुरुचि का अर्थ सुंदर होता है, ये बिल्कुल एकदम ठीक है। परंतु यहाँ पर दामिनी का अर्थ रात्रि नहीं होता, दामिनी का अर्थ होता है बिजली। क्या होता है, बिजली। तो यहाँ पर जो है दामिनी का अर्थ बिजली होगा, तो 2 नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। निशा का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा निशा, रात्रि का। निशा के आगे यदि रात्रि है तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लगते अब देखना निशाचर, निशाचर जो रात में विचरण करने वाला, ये राक्षस का आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से अपन को शब्दों के ऊपर गौर करते हुए अपन को सही तरीके से उत्तर तक पहुंचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। जो यहाँ पर सामने दिख रहा आपको, ये सारे पर्यायवाची हैं। अब देखो मक्खन का पर्यायवाची क्या है, यदि असंगत है उसको चूज करना है। नवनीत, गोरस, दधिसार और माखन, ये बिल्कुल एकदम सही है, युग्म इसका सही है। मदिरा, मध्य, मद, कादम्बरी और वारुणी, ये बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है ना। बादल, पिपहरी, जुमूत, नवध्वज और बलाहक, मार्ग, पथ, वाट, राह और गैल, यहाँ पर ये बिल्कुल तीनों ही एकदम सही है। परंतु इसका असंगत कौन सा है, असंगत है ये बादल। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बादल वाला। अब देखिए
बलाहक और जुमुत ये बिल्कुल बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि पिपरी एक वासुरी जैसा वाद्य यंत्रण होता है, वाद्य यंत्रण होता है पिपरी, और मारवाड़ी में कहते हैं पिपड़ी, पिपरी ये जो होता है पिपरी, ठीक पिपरी, ठीक है ना। और नवध्वज नया ध्वज ये इसका अर्थ हो जाएगा नया ध्वज, नवध्वज। तो यहां पर जो है इसका युगम असंगत कौन सा है, बादल वाला ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल एकदम सही होगा। आगे देखते हैं, फिर से आपके सामने वाक्य शुद्धि संबंधी सवाल आ गया है। यहाँ पर वाक्य शुद्धि को पहचाना, निम्न में से वाक्य शुद्ध है, यानी शुद्ध वाक्य क्या है। देखिए पहला, चारों ऑप्शन को अपनों ऐसे वाक्य आते हैं तो उसमें चारों ऑप्शनों को पढ़ करके आपको उत्तर तक पहुंचना है, ठीक है ना। बेटी पराया घर का धन होता है, अब यहां पर इसका ये तो शुद्ध क्या हो जाएगा, बेटी पराये घर का धन होती है, ठीक है ना। यहां पर जो है बेटी स्त्रीलिंग है तो यहां पर क्रिया भी स्त्रीलिंग के अनुरूप प्रयुक्त होगी, तो ये जो है एकदम अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। मुझे आज कानपुर जाना है, मुझे आज कानपुर जाना है, ये एकदम शुद्ध है, ठीक है ना। 2 ऑप्शन इसका सही है। तीसरा क्या है इसका शुद्ध, देखो मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे को ये गलत है होगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मेरे को यहां पर ये गलत है, यहां पर मेरे को गलत है, यहां पर आएगा मुझे, मेरा प्राण संकट में है, मेरा नहीं मेरे, यहां पर क्या हो जाएगा, मेरे प्राण संकट में है, मेरे प्राण संकट में है, यहां पर मेरा हो जाएगा, मेरे जो है मेरा की जगह मेरे हो जाएंगे। तो यहां पर 2 ऑप्शन इसका बिल्कुल एकदम सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं सवाल आ रहा है आपके सामने मुहावरे से संबंधित। अब मुहावरा आ रहा है तो इसको अपन को देखना है, मुहावरा कौन सा है, विरोध करना, अर्थ सूचित करने वाला मुहावरा कौन सा है। यदि विरोध करने का यहाँ पर अर्थ देने वाला मुहावरा आपके सामने आ रहा है वो कौन सा है, तो लगे देखते हैं। विरोध करना, विष उगलना, आवाज उठाना, पीछे पड़ना या सिर उठाना। यहाँ पर विरोध करने का मतलब होता है आवाज उठाना। क्या होता है, आवाज उठाना। विरोध करना मतलब आवाज को उठाना, ये यहाँ पर बिल्कुल एकदम सही है। आगे है, नाक पर सुपारी तोड़ने का भावार्थ क्या है। अब यहाँ पर कुछ मुहावरा आया है, उसका अपन को वाक्य को देखना है कि क्या लिखा हुआ है। नाक पर सुपारी तोड़ने का भावार्थ क्या है। यहाँ पर नाक पर सुपारी तोड़ने का भावार्थ है बहुत परेशान करना, बहुत परेशान करना, नाक पर सुपारी तोड़ना अर्थात बहुत परेशान करना। आगे चल के देखते हैं, अपन के सामने सवाल आ रहा है लोकोक्ति से संबंधित, यानी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होने वाला है। तो लोकोक्ति क्या है, प्रभुता पाही काहे मद नाही, प्रभुता पाही काहे मद नाही। यहां पर प्रभुता का मतलब वर्चस्व कह सकते हैं कि बिल्कुल एक अधिकार पाना। प्रभुता पाही काहे मद का मतलब होता है घमंड। तो यहां पर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होने वाला है, मिलजुल कर कार्य करना, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता, झूठी प्रसिद्धि प्राप्त करना या कार्य के अनुरूप परिणाम न मिलना। यहाँ पर हो जाएगा उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता, यानी जिसको प्रभुता मिल जाती है, संप्रभु की भावना उसके अंदर आ जाती है, उसको घमंड होना ही होना है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ यहाँ पर हो जाएगा उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता, यानी प्रभुता पाहे काहे मद नाही। इसका अर्थ 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं, आगे आपके सामने जो सवाल आ रहा है देखो कि अधोलिखित शब्द युगम में कौन सा युगम असंगत या त्रुटिपूर्ण है। युगम शब्द यानी ऐसे शब्द होते हैं जो बिल्कुल एकदम समान दिखते हैं और उसका अर्थ आपको अलग बताया जाएगा। अवदान का मनोयोग, अवदान का देना, यहां पर देखो अवदान का मनोयोग होगा, अवदान का देना बिल्कुल सही है। अंबुज सागर, अंबुदी कमल, अंगना स्त्री और अंगना, यहाँ पर यदि जो चंद्रबिंदु लग रहा है तो उसका अर्थ हो जाएगा खुला स्थान। अभय यानी निडर, उभय यानी अरड़, ठीक है ना, हरड़, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो कि अंबुज, अब यहाँ पिछले हमने सवाल में देखा था जिस शब्दों के पीछे जय लगता है, ये शब्द हमेशा किसके होते हैं,
ये शब्द हमेशा पानी वाले शब्द ये किसके हो जाएंगे, कमल के हो जाएंगे। और अम्बुधी, धी लगते ही, धी का मतलब होता है धारण करना, धी यानी धारण करना। पानी को कौन धारण करता है, पानी जितने भी नदी नालों से पानी जाता है नदियों में, नदियों से अंत में जाता है समुद्र में, ठीक है ना। तो समुद्र पानी को धारण करता है, तो ये जो सारे पानी के पर्यायवाची शब्दों के पीछे यदि ध्यान लगा देते हैं तो ये किसके बन जाएंगे, समुद्र के बन जाएंगे। तो यहां पर दिया है कमल, तो कमल गलत है, और अम्बुज भी गलत है। अम्बुज इसका सही हो जाएगा, अम्बुज की जगह अपन को क्या लिखना है, कमल उसके सामने, और अम्बु दी इसके आगे लिखना है समुद्र। तो ये फैक्ट बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, जबकि यहाँ सागर और कमल लिखा है तो ये गलत है, असंगत है, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। आगे आपके सामने जो प्रश्न आ रहा है वो प्रश्न कैसा है, वो प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि संदीप बहुत अच्छा गाता है, वाक्य में रेखांकित पद है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर रेखांकित पद आपका यहाँ आया हुआ, तो अब इसको देखें कि यहाँ पर जो अच्छा गाता है वो क्या है, पर विशेषण है, क्रिया विशेषण है, पर क्रिया विशेषण है या विशेषण है, ठीक है ना। तो अपन को यहां ध्यान रखना है कि जो विशेषण की विशेषता बता रहा है। अब यहां पर संदीप क्या है, संदीप, संदीप है कर्ता, संदीप यहां पे क्या है, कर्ता है और एक संज्ञा है, ठीक है ना। बहुत अच्छा, अब यहां पर जो है अच्छा, गाना यहां पर क्रिया है, गाना यहां पर क्रिया है, गाना, और अच्छा क्या है, अच्छा है विशेषण, अच्छा शब्द इसमें है विशेषण। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा, इसके नीचे आपके अंडरलाइन आ रही है, रेखांकित आ रहा है, तो ये शब्द क्या है, इसको पहचानना है। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहते हैं पर विशेषण। क्या कहते हैं, पर विशेषण। तो एक नंबर ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसको भी देखते हैं। क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। और संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो हमने तीनों पे यहाँ पे देख लिया है कि पर विशेषण यानी विशेषण की ही विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे विशेषण अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब विशेषण की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो है एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं, आगे आपके सामने जो सब जो प्रश्न आ रहा है, प्रश्न आ रहा है मुहावरे से संबंधित, ठीक है ना। मुहावरा, धरती पर पैर नहीं रखना, मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। धरती पर पैर नहीं रखना, ये मुहावरा कहां प्रयुक्त होने वाला है। अब आपको पता चल गया होगा इसका उत्तर क्या है, ठीक है ना। धरती पर पैर नहीं रखना अर्थात अति अभिमान करना, अति अभिमान करना, आसमान में उड़ना नहीं होता है, ठीक है ना, सवारी पर जाना भी नहीं होता है और अति आनंद करना भी नहीं होता है। यहाँ पर धरती पर पैर न रखना अर्थात अति अभिमान करना, जिसमें थोड़ा बहुत भी जो है पैसा आ गया मान लो, या वो उच्च पद पे चला गया, तो उसके पैर धरती पर नहीं रहना अर्थात उसे बहुत घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है। तो ये इसका बिल्कुल एकदम मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, ठीक है। आगे चल के देखते हैं, आगे अपन के सामने सवाल आ रहा है लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, अर्थात वो ठीक नहीं है। सामने जो लोकोक्ति लिखी है उसका अर्थ सही नहीं आ रहा है। आंख का अंधा, नाम नयन सुख, यानी बड़ा नाम और गुण कम होना। अब यहां पर सुसंगत पूछा है, सुसंगत, सुसंगत नहीं है ये पूछा है। देखो, ऊंट के मुंह में जीरा अर्थात अत्यंत संसाधन या सामग्री, अति अल्प, अति अल्प संसाधन या सामग्री, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एक साधे सब सदे, मुख्य कार्य की ओर ध्यान करना, ये भी बिल्कुल सही है। यानी एक को साधने से सब सद जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसे कहते हैं मुख्य कार्य की ओर ध्यान देना। घर का भेदी लंका डाय, अब यहां पर इसका अर्थ लिखा है घर के गुणी व्यक्ति का सम्मान न करना, ये यहां पर सुसंगत नहीं है, सुसंगत नहीं है, ये सुसंगत नहीं है, ठीक है ना। बाकी तीनों ही एकदम सही है। इसका अर्थ क्या होता है, घर का भेदी लंका डाय, अर्थात घर का भेद बताना,
घर का भेद बताना, घर का भेदी लंका ढाए, ये रामायण काल से आपने सुना होगा, वहां से ये लोकोक्ति बनी है, घर का भेदी लंका ढाए। ये यहां पर है घर का भेद बताना। आगे चल के देखते हैं विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण आपका भूषण प्रतिष्ठा और उदाहरण नहीं है, ये सारे व्यंजन संधि के उदाहरण है, तीनों ही, ठीक है ना, व्यंजन संधि के उदाहरण है। यहां पर विसर्ग संधि का एक ही उदाहरण है, पद विसर्ग न, पद विसर्ग न, ये हो जाएगा पयोद, ठीक है ना, क्योंकि विसर्ग, यदि विसर्ग के आगे, यदि विसर्ग के आगे आपके यदि घोषवर्ण आता है तो ये किस में बदल जाता है, ये ओ में बदल जाता है। आगे चल के देखते हैं निम्न में विस्मयादिबोधक शब्द अवयव उदाहरण कौन सा है। विस्मयादिबोधक का मतलब होता है ऐसे शब्द जो किसी आश्चर्य को उत्पन्न करने वाले, विस्मयादि यानी आश्चर्य उत्पन्न करने वाले शब्द होते हैं, जैसे आहा, ठीक है, ये विस्मयादिबोधक शब्द है, आहा, अरे, वाहा, ठीक है ना, ये इनका चिन्ह होता है, इस प्रकार का चिन्ह यहां पर होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो यहां पर ताकि, वाहा, यदि, मनो, मानो, यहां पर दो ऑप्शन सही हो जाएगा, वाहा, ठीक है ना, वहां ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो विस्मयादिबोधक शब्द होंगे। आगे चल के देखते हैं किस विकल्प में नियत और नियति कर्म से अर्थ प्रयुक्त हुआ है। यहां पर जो है नियत और नियति युग्म शब्द पूछ लिया है वापस आपको, नियत और नियति, इसी प्रकार के शब्द जो है सवाल एसटीसी के अंदर वो पूछे जाते हैं। नियत का मतलब होता है निश्चित और नियति का मतलब होता है भाग्य, यानी इसका अर्थ हो जाएगा निश्चित और इसका अर्थ हो जाएगा भाग्य, ठीक है ना, निश्चित या भाग्य दोनों, नियत और नियति, यानी किसी की नियत हिसाब होनी चाहिए। यहां पर अगला प्रश्न आ रहा है किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है, किस शब्द के अंदर आवट प्रत्यय नहीं है, तो यहां पर थकावट, लिखावट और सजावट सब में है, मावट के अंदर आपका आवट प्रत्यय नहीं है। यहां पर महा और वट, महावट, महावट, वट का मतलब वृक्ष, जो वृक्ष बहुत बड़ा होता है उसे कहते हैं महावट, ठीक है ना, एक शब्द ऐसा ये भी महावट भी है, ये भी मावट, सर्दियों के अंदर होने वाली बरसात के लिए प्रयुक्त होता है मावट, ठीक है। आगे चल के देखते हैं किस शब्द में तत्सम समास नहीं है। यहां पर समास से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि किस शब्द के अंदर तत्सम जो है समास नहीं है। तो यहां पर अपन को देखना तत्सम समास की क्या पहचान है, तत्सम जो है समास की पहचान देखनी है। तत्पुरुष समास की पहचान, तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है कि जिसमें कारक चिन्हों का लोप हो, जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है उसके अंदर तत्पुरुष समास पाया जाता है। तो यहां पर इसको ख्याति से प्राप्त, ख्याति से प्राप्त या ख्याति को प्राप्त, ख्याति को प्राप्त हो जाएगा इसका अर्थ, ठीक है, ख्याति को प्राप्त, ये इसका समास विग्रह करके देखते हैं तब अपन को पता चलेगा कि इसका अर्थ क्या लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने आ गया को, तो यहां पर जो है कारक चिन्हों का लोप, बिल्कुल कारक चिन्हों का यहां पर लोप हो रहा है। जग सुहाता, जग को सुहाता, यहां पर भी कर्म तत्पुरुष समास है, कैसा है, कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है ना। देश निकाला, देश से निकाला या निष्कासन भी कह सकते हैं अपन इसको, देश से निकाला हुआ, तो देश से उसे अलग होने का भाव है, अर्थात ये कौन सा समास हो जाएगा, आपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति शब्द के अंदर कौन सा समास है, प्रतिनियुक्ति शब्द के अंदर अपन देखते हैं इसका समास विग्रह करते हैं, नियुक्ति, इसका समास विग्रह हो जाएगा आपका नियुक्ति पर
नियुक्ति, उसे कहते हैं प्रतिनियुक्ति। यहाँ पर जो शब्द है वो अवयव समास है। क्या है? अवयव शब्द है, ये अवयव शब्द। और इसमें समास कौन सा हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है ना? तो डी ऑप्शन आपका सही है। सब में तत्पुरुष समास है और 4 ऑप्शन के अंदर तत्पुरुष समास नहीं है, इसमें अवयव भाव समास है। चलिए आगे देखते हैं। अनुवेश शब्द का शाब्दिक करते हैं पीछे प्रवेश करना। ठीक है, उसी क्रम में अनुवेश्य शब्द का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आया आपके सामने कि अनुवेश्य शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर अनुवेश्य शब्द का अर्थ होता है, हो जाएगा बगल के घर में रहने वाला, अर्थात बगल के घर में रहता है उसको हम पड़ोसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पड़ोसी। पड़ोसी जो बगल यानी पास वाले घर में रहने वाला होता है, उनके लिए जो शब्द आ रहा है वो है अनुवेश्य। अनुवेश्य या उसको हम पड़ोसी कहते हैं। ये 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल एकदम सटीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे हमारे सामने जो सवाल आ रहा है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध देखना है। अब देखो, लघुतम, तदुपरांत, गुरुपदेश और दोपहरी, ये तीनों ही शब्द एकदम बिल्कुल सही है। और 1 नंबर ऑप्शन है ये गलत है। ये ऑप्शन गलत कैसे हो गया? देखो, इसको सही क्या हो जाएगा? लघुतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघुतम। यहाँ पर जो है आधा तय बिल्कुल नहीं आएगा। यदि उसको हम ऐसे लिखें, बड़ा लिखें लघुतम, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर छोटे उ की मात्रा है, इसलिए ये यहाँ पर अशुद्ध है, गलत है। इसको ध्यान से देख लेना। तदुपरांत ये भी गुरुपदेश और दोपहरी, दोपहरी नहीं आएगा, दोपहरी शब्द यहाँ पर गलत है। दोपहरी ऐसे लिखा था कहीं जगह पर, ये बिल्कुल गलत है। सही शब्द होगा दोपहरी। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। किस कहावत का अभिप्राय है गुणहीन व्यक्ति का बहुत डींग मारना? यानी जो गुणहीन व्यक्ति है, जिसके अंदर गुण नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करता है, डींग हाँकता है या डींग मारता है, उसके लिए शब्द आ जाएगा। देखो, थोता चना बाजे घना, ये लोकक भी आने वाली है। थोता चना और बाजे घना। अधजल गगरी छलकत जाए, जिसमें ज्ञान अधूरा होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है। यानी जो ज्ञान अधूरा जिसके अंदर होता है उसके लिए शब्द आता है, जो लोकक भी आती है, कहावत आती है, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है ना? यानी गुण के विपरीत जो नाम होता है उसके लिए आएगा, गुण के विपरीत नाम, उसके लिए लोकोक्ति आएगी, आंख के अंधे नाम के नयन सुख। आगे आपके सामने जो प्रश्न आ रहा है वो प्रश्न आ रहा है आपका, उसे मेरी 29 से खाली जगह उपयुक्त शब्द में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर जो उपयुक्त जो है खाली स्थान आया, रिक्त स्थान, उसकी पूर्ति यहाँ से शब्दों से देख करके करनी है। तो उसे मेरी 29 से क्या होती है? द्वेष तो किसी व्यक्ति के मध्य जो उत्पन्न होता है, स्पर्धा या क्रोध नहीं, इसमें आएगा यहाँ पर ईर्ष्या। क्या आएगी? ईर्ष्या। किसी की 29 से उत्पन्न मन के अंदर जो भाव होता है उसके लिए शब्द आ रहा है ईर्ष्या। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। आगे हमारे सामने सवाल आ रहा है, किस विकल्प के सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण है? तो यहाँ पर जो है विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? मन विसर्ग नयन हो जाएगा। ठीक है ना? और सिर विसर्ग धार्य हो जाएगा। ठीक है ना? यहां पर जो है विसर्ग हटते ही किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा, क्योंकि सामने जो है घोषवर्ण है और घोषवर्ण आते ही ये विसर्ग किस में बदल जाता है? विसर्ग संधि के अंदर ओ में बदल जाता है। तो आगे अपन को देखना है कौन सा सवाल आ रहा है। आगे सवाल आ रहा है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि को पहचानना है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो सर्वनाम से संबंधित है। सर्वनाम हमने अपने जो है क्लास के अंदर पूरा देखा है, पढ़ा है, आप फिर जाकर के उसको देख सकते हो। सर्वनाम की क्लास अपलोड हो चुकी है। इस वाक्य, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? मैंने मेरा काम कर लिया, मैं स्वयं वहां जाना चाहता हूं, ये उसकी समझ में नहीं आया, तुझे ध्यान से पढ़ना होगा, तुझे ध्यान से पढ़ना होगा। अब मैंने मेरा काम कर लिया, यहां पर भी देखो एकदम शुद्ध है, मैं स्वयं वहां जाना चाहता हूं, ये उसकी समझ में नहीं आया। उसकी, यहां पर उनकी एकदम यहां पर सही है। मैंने मेरा काम कर लिया, मैंने सही क्या होगा? मैंने अपना काम कर लिया, यहां पर ये शुद्ध है। ठीक है ना? वाक्य आ रहा है मैंने मेरा काम कर लिया, तो मेरा शब्द यहां पर एकदम गलत है। ठीक है ना? यहां पर मेरा शब्द एकदम गलत है, यहां पर आएगा अपना। आगे देखते हैं कौन सा सवाल आ रहा है। आगे आ रहा है, ये वह लड़का है जो सदैव पढ़ाई में अव्वल आता है। संरचना की दृष्टि से ये वाक्य किस प्रकार का है?
हमने चर्चा की थी कि संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य यानी रचना की दृष्टि से जो वाक्य, या कह सकते हैं संरचना एक ही बात है, उसकी दृष्टि से वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, सरल वाक्य, सरल वाक्य, और दूसरा आ रहा है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरा आपके सामने आ जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है ना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहां पर अपन को यहां पर वाक्य दिया है कि वह वही लड़का है जो सदैव पढ़ाई में अव्वल रहता है। तो जो से आश्रित वाक्य शुरू हो रहा है वो हमेशा कैसा वाक्य होगा, वो मिश्र वाक्य होगा। कैसा होगा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जो है, जिसका है, उसका है, उनका है, या इस शब्दों से जो आश्रित वाक्य शुरू होता है वहां पर हमेशा मिश्र वाक्य होगा। और जिस वाक्य में या, अथवा, और, किंतु, परंतु और पर, ये जो शब्द जो वाक्य बीच में आते हैं, ये यदि वाक्य के बीच में शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब वो वाक्य कैसा हो जाएगा, वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और सरल वाक्य के अंदर अपन को देखना है कि सरल वाक्य के अंदर हमेशा जो साधारण वाक्य होगा जिसमें एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य आता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। तो यहां पर अपन को संरचना की दृष्टि से वाक्य हैं। अब यहां पर ये जो आते ही वाक्य कैसा हो जाएगा, मिश्र वाक्य। तो यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ये वही लड़का है जो सदैव पढ़ाई में अव्वल आता है। तो यहां पर जो ये वाक्य कैसा हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं, समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प को पहचानना है। यहां पर समास विग्रह करते हुए आपको पहचानना है। समास विग्रह यानी समास को अलग, शब्द को अलग करना। शब्द को 2 शब्द होते हैं, उन शब्दों को अलग करके उनको जो है पहचानना है। अब देखो, संधि, संधि के अंदर वर्णों का मेल होता है, जबकि समास के अंदर किसका मेल होता है, समास में हमेशा शब्दों का मेल होता है। किसका मेल होता है, शब्दों का मेल होता है। इसको भी आपको एकदम ध्यान रखना है, सवाल ऐसे भी बन सकता है। तो समास विग्रह, यदि हम शब्दों को अलग करते हैं उसे हम समास विग्रह कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। ठीक है ना। और 2 शब्द संधि को यदि हम अलग करते हैं, 2 शब्द को, वर्णों को अलग करते हैं, उनमें पहचान करते हैं शब्दों के अंदर, तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखो सवाल आ रहा है आपके सामने, स्वर्णकार, स्वर्ण से निर्मित हार, स्वर्ण से निर्मित हार, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, सोने से जो निर्मित हार, बिल्कुल एकदम सही है, समास विग्रह। ठीक है। पुरुष उत्तम, उत्तम है जो पुरुष, ये भी बिल्कुल सही है। यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है। और कैसा तत्पुरुष हो जाएगा, स्वर्ण से निर्मित हार, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें करण तत्पुरुष आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, करण तत्पुरुष। पुरुष उत्तम, पुरुष है जो उत्तम, यहाँ पर जो है उत्तम क्या है, अवयव शब्द है, तो इसमें जो है कैसा समास हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा, अवयव भाव समास इसके अंदर एकदम सही है। जो है सतनजा यानी 7 प्रकार के अनाजों का समूह, बिल्कुल यहाँ पर जो है सही है। यहाँ पर इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, इसके अंदर भी आपका अवयव भाव समास हो जाएगा। और अत्यावश्यक, आवश्यकता के उपरांत, ये यहां पर आपका गलत है, ये जो ऑप्शन है वो गलत है, यहां पर अनुचित है। तो इसका हो जाएगा आवश्यकता का क्या हो जाएगा, आवश्यकता का हो जाएगा आपका अति आवश्यक हो जाए, अति आवश्यक, यहां पर अति आवश्यक है, अति आवश्यक। ठीक है ना। आवश्यक से भी आवश्यक, ठीक है ना, आवश्यक से भी आवश्यक, उसे कहते हैं अति आवश्यक। यहां पर अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और उपसर्ग का प्रयोग किसमें होता है, लगभग अवयव भाव समास के अंदर होता है। यहां पर इसको ध्यान में अपन को रखना है। आगे चल के देखते हैं स्थानीय शब्द किस प्रत्यय से बना है, स्थानीय शब्द किस प्रत्यय से बना है, यहां पर अपन को पहचानना है प्रत्यय। ठीक है ना। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, शब्दों के
शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, यानी शब्दों के पीछे जुड़ करके उसके मूल अर्थ में बदलाव कर देते हैं, मूल अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर स्थानीय शब्द है, स्थान शब्द है, सही, तो स्थान मूल शब्द है, उसके पीछे ये प्रत्यय लग गया है, क्या प्रत्यय लग गया है, ये प्रत्यय लग गया है, तो शब्द बन गया है स्थानीय। क्या शब्द बन गया है, स्थानीय। अब यहाँ पर अपन को पूछा है कि इसमें जो है शब्द किस प्रत्यय से बना है, तो ये प्रत्यय से बना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो सवाल देखे हैं, जो सारे एसटीसी में आपके बीएसटीसी एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, इसको आपको अच्छी तरीके से देखना है, समझना है और अपन को ध्यान देना है इसके अंदर, और कमेंट में जवाब देना है कि आपको क्लास कैसी लगी और किस सवाल का जवाब आपको एकदम एक्यूरेट आता है, उसका भी जवाब आपको अच्छी तरीके से देना है। धन्यवाद।